नमस्कार। आज हम दक्षिण भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भव्य साम्राज्य पर बात करेंगे, विजयनगर साम्राज्य। जी। हमारे पास इसके लिए कई स्रोत हैं, ऐतिहासिक लेख है, कुछ यात्रियों के वर्णन है और शोध नोट्स भी। तो आज कोशिश रहेगी कि इस शानदार साम्राज्य की स्थापना, इसके शासक, संस्कृति और हाँ, इसके पतन को भी समझें। बिल्कुल, इसे विजय का शहर भी कहा गया। हाँ, मध्ययुगीन यात्रियों ने तो बहुत तारीफ की है इसकी। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। विजयनगर साम्राज्य, या जैसा आपने कहा कर्नाट साम्राज्य, ये मोटे तौर पर 1336 से 1646 तक चला। काफी लंबा समय। हाँ, और इसकी स्थापना वो संगम वंश के दो भाई थे, हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम, उन्होंने की थी। तुंगभद्रा नदी के किनारे। अच्छा। माना यह जाता है कि ये उस वक्त दक्षिण भारत को बाहरी हमलों से बचाने की एक कोशिश थी। ये शुरुआत ही दिलचस्प है। स्रोतों में एक कहानी भी है, शायद हरिहर और बुक्का के बारे में, कि उन्हें पहले बंदी बनाया गया था। हाँ, वो कहानी है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बंदी बनाया था, फिर दक्षिण भेजा और वहां वो संत माधव विद्यारण्य के प्रभाव में आए और फिर साम्राज्य की नींव रखी। जी, हालांकि देखिए, विद्यारण्य की भूमिका पर थोड़ी बहस है इतिहासकारों में, पर कहानी यही मशहूर है। अच्छा। तो संगम वंश के बाद भी और शासक आए। हाँ बिल्कुल, संगम के बाद 3 और वंश थे, सालुवो वंश, फिर तुलुव और आखिर में अरवीडू वंश। तुलुव, ये नाम सुना हुआ लगता है। हाँ, तुलु वंश सबसे महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इसी में कृष्णदेव राय हुए। लेकिन उससे पहले हरिहर और बुक्का जैसे शुरुआती शासकों ने साम्राज्य फैलाया। मैसूर, मदुरई, गोवा, ये सब इलाके नियंत्रण में लाए। और उत्तर में बहमनी सल्तनत थी, उनसे लगातार संघर्ष चलता रहा। खासकर वो कृष्णा तुंगभद्रा के बीच का इलाका है ना, रायचूर दोआब। हाँ, बहुत उपजाऊ है वो। बिल्कुल, उसी के लिए। और फिर आते हैं कृष्णदेव राय। यहाँ से बात शायद और रोमांचक हो जाती है। हाँ बिल्कुल, कृष्णदेव राय 1509 से 1529 तक तुलु वंश के, विजयनगर के महानतम सम्राट। महानतम, क्या खास था इनके दौर में? देखिए, पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने तो उन्हें सबसे भयभीत और उत्तम राजा कहा, मतलब जिनका डर भी हो और जो बेहतरीन भी हो। अच्छा। यहाँ तक कि बाबर ने भी अपनी बाबरनामा में उन्हें हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर शासकों में गिना। अरे वाह। उन्होंने दक्कन की सल्तनतों को हराया, उड़ीसा के गजपति शासकों को हराया, लेकिन सिर्फ युद्ध नहीं, कला, साहित्य, उसको बहुत बढ़ावा दिया। उन्होंने खुद भी कुछ लिखा था शायद? जी हाँ, तेलुगु में अमुक्त माल्यद और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम, ये बड़े ग्रंथ हैं। मतलब उनका समय साम्राज्य का शिखर था हर लिहाज से। और राजधानी हम्पी, सुना है बहुत भव्य थी, वो बाहुबली फिल्म वाली प्रेरणा। हाँ, कहते हैं माहेश्मती की प्रेरणा हम्पी से ही ली गई थी, इतनी भव्य थी। आज भी जो खंडर हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। देखकर अंदाजा लगता है कि क्या रहा होगा। कमाल है। अच्छा, इतने बड़े साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था? मैंने वो नायक प्रणाली के बारे में पढ़ा है, वो क्या थी? हाँ, नायक या अमर नायक प्रणाली, ये बहुत महत्वपूर्ण थी। इसमें होता यह था कि जो सैन्य प्रमुख होते थे उन्हें राजा भूमि देता था, जिसे अमरम कहते थे। अच्छा। और इसके बदले में उन नायकों को राजा को सैनिक टुकड़ियां देनी होती थी, जरूरत पड़ने पर, और राजस्व का एक हिस्सा भी। तो ये व्यवस्था काम करती थी? हाँ, जब तक केंद्र में राजा मजबूत था तब तक तो ये बढ़िया चली। इससे दूर दराज के इलाकों पर भी नियंत्रण बना रहा। लेकिन इसमें कुछ खतरा भी था। हाँ, खतरा ये था कि अगर राजा कमजोर हुआ तो ये नायक बहुत शक्तिशाली हो जाते थे। अपनी जमीन पर वो लगभग स्वतंत्र शासक जैसे बन जाते थे। अच्छा, तो बाद में यही हुआ होगा? जी हाँ, बाद में खासकर जब केंद्र कमजोर पड़ा तो ये नायक ज्यादा स्वायत्त तो होने लगे और कुछ तो बिल्कुल आजाद हो गए। ये भी साम्राज्य के कमजोर होने का एक बड़ा कारण बना। और अर्थव्यवस्था? वो मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। सिंचाई के लिए बहुत काम हुआ। तुंगभद्रा नदी पर बांध, नहरें, व्यापार भी खूब होता था। और समाज क्या सिर्फ हिंदू धर्म ही था? शासक तो मुख्यतः हिंदू थे, शैव और वैष्णव दोनों, लेकिन समाज में सहिष्णुता थी। देवराय द्वितीय जैसे शासकों ने तो अपनी सेना में मुस्लिम तीरंदाजों को भी भर्ती किया था, उन्हें जागीरें भी दी। अच्छा, तो फिर इस इतने शक्तिशाली समृद्ध साम्राज्य का अंत कैसे हुआ? सब कुछ तो ठीक लग रहा है।
अंत का जो मुख्य मोड़ है वो है 1565 की तालीकोटा की लड़ाई। तालीकोटा। जी, एक निर्णायक युद्ध था। इसमें एक तरफ विजयनगर था और दूसरी तरफ दक्कन की सल्तनतें बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बीदर, ये सब एक साथ मिल गए थे। ओह, 4 सल्तनतें एक साथ। हाँ, उनकी संयुक्त सेना थी और विजयनगर की हार हुई, बहुत बुरी हार। हार के कारण क्या थे? इतनी बड़ी सेना हार कैसे गई? कई कारण बताए जाते हैं। एक तो सल्तनतों के पास बेहतर तोपखाना था, शायद तुर्की विशेषज्ञ थे उनके पास। उनकी घुड़सवार सेना भी ज्यादा प्रभावी मानी जाती है। तकनीक का फर्क। बिल्कुल। और एक और बात कही जाती है कि युद्ध के बीच में विजयनगर के 2 मुस्लिम सेनापति थे, वो पाला बदलकर सल्तनतों से जा मिले। अरे, ये तो बहुत बड़ा झटका लगा होगा। हाँ, बहुत बड़ा। उस समय के शासक राम राय युद्ध में मारे गए। और फिर हम्पी का क्या हुआ, राजधानी का? हम्पी को जीतने वाली सेनाओं ने कई महीनों तक लूटा, बुरी तरह उजाड़ा। वो भव्य शहर लगभग तबाह कर दिया गया। उफ। इसके बाद अरविदु वंश आया। उन्होंने राजधानी बदली, पहले पेनुकोंडा, फिर चंद्रगिरी। कोशिश की साम्राज्य को संभालने की, लेकिन वो पुरानी ताकत, वो शान, वो कभी वापस नहीं आ सकी। नायक भी स्वतंत्र हो रहे थे? हाँ, नायक स्वतंत्र होते गए और बीजापुर, गोलकुंडा के हमले भी होते रहे। तो धीरे धीरे 17वीं सदी के मध्य तक आते आते ये साम्राज्य पूरी तरह खत्म हो गया। तो मतलब विजयनगर एक ऐसा साम्राज्य था जिसने दक्षिण भारत की कला, संस्कृति, प्रशासन पर बहुत गहरी छाप छोड़ी, लेकिन अंदरूनी कमजोरियां और शायद बदलती हुई सैन्य तकनीक के सामने टिक ना पाना उसके पतन का कारण बना। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि महानता भी स्थायी नहीं होती, उसे बनाए रखने के लिए लगातार बदलना, अनुकूलन करना जरूरी है। सही कहा। और यहीं एक सवाल भी उठता है सोचने के लिए कि क्या किसी साम्राज्य की ताकत सिर्फ उसके राजा की काबिलियत या सेना के बड़े होने में है, या फिर उसकी प्रशासनिक व्यवस्था कितनी मजबूत है और वो बदलती तकनीक, खासकर फौजी तकनीक के साथ कितना ढल पाती है, इस पर ज्यादा निर्भर करती है। ये तो सोचने वाली बात है। तालीकोटा की हार हमें इसी सैन्य तकनीक के महत्व के बारे में और शायद उसे नजरअंदाज करने के क्या नतीजे हो सकते हैं, इस पर सोचने को मजबूर करती है। और हम्पी के खंडर? हाँ, हम्पी के वो खंडर आज भी उसी शानदार अतीत की कहानी कहते हैं, खामोशी